नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चौपलक पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 के 5वीं तथा 6ठी यानी आज की दोनों शिफ्ट में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे दूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद करीब 25 क्वेश्चन आपके 100% सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के, आज के वीडियो को देते हैं इस बारे में आपको पूरी जानकारी। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक PDF बना रखी है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प रहेगी। और उसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की लॉजिक्स आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आखिर इस वीडियो को। वीडियो यदि अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, जिससे इसी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। फ्रेंड्स सबसे पहले तो बात करते हैं महिला एवं बाल अपराध से संबंधित क्वेश्चंस की। तो बिल्कुल मैं आपको सीधा का सीधा क्वेश्चन दिखाऊंगा कि भाई ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा जाएगा और आप यहाँ पे एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आपको खुद को पता चल जाएगा। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन, IPC की धाराएं कब लागू की गई? तो सही उत्तर होगा 1860 में लागू की गई। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन, CRPC की धाराएं कब लागू की गई? तो सही उत्तर होगा 1973 में। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके बनता है, कल ही की डेट में आपके पूछा गया है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितनी महिलाओं के साथ दुष्कर्म के शिकार हुई हैं? तो इसका उत्तर होगा लगभग 34,000। उसके बाद फ्रेंड्स इसका अगला पॉइंट, 70% महिलाएं इसके अनुसार घरेलू हिंसा का शिकार हुई हैं और 60,000 से अधिक महिलाएं अपहरण का शिकार हुई हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, तो सबसे पहले इस पर ध्यान कब दिया गया? तो सबसे पहले 1950 में भारतीय संविधान में बच्चों और महिलाओं का ध्यान दिया गया। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आगे, तो भारतीय दंड संहिता कौन सी है? तो 1860। अब फ्रेंड्स मैं आपको धाराएं बता रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, एक बार आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। फ्रेंड्स सबसे पहली धारा है 354। कौन सी है? 354, जिसमें क्या है? स्त्री की लज्जा भंग, स्त्री की लज्जा भंग। और इसमें सजा कितनी है? 1 से 5 वर्ष की। कितनी है? 1 से 5 वर्ष। दूसरी है 354A। 354A में क्या है? यौन उत्पीड़न के लिए सजा। किसके लिए सजा? यौन उत्पीड़न के लिए सजा। उसके बाद फ्रेंड्स 354B। बी का मतलब बलपूर्वक, यानी बलपूर्वक हमले द्वारा नग्न करना, विवश करना, निवस्त्र करना। क्या होगा आपके? 354B। बी से आप याद रख लेना बलपूर्वक। इसमें सजा कितनी होती है? तो 3 से 7 साल की। उसके बाद फ्रेंड्स धारा है 354C। सी का मतलब देखना और देखने का मतलब ताक झांक करना या फिर अपने पास में फोटो रखना। सजा कितनी होगी? 3 से 7 साल की। उसके बाद फ्रेंड्स 354D। डी को आप पढ़ना जी। क्या पढ़ना? जी, यानी पीछा करना। क्या होता है? 354D का मतलब पीछा करना, नाम पते की जानकारी लेना। सजा कितनी होती है? 3 से 5 वर्ष की। उसके बाद फ्रेंड्स धारा 309 के अंतर्गत शब्द अंग विक्षेप से संबंधित कहा गया है। उसके बाद फ्रेंड्स नाबालिग लड़की का अपहरण करने पर सजा, कल की डेट में पूछा गया, तो सजा होगी 10 साल की। कितने साल की? 10 साल की। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, तो 354 जो नंबर धारा है ना, अगर पूछ लिया जाए निर्भया कांड किससे संबंधित है, जो कि आपके 2012 में हुआ था और इसकी डेट 16 दिसंबर 2012 थी, तो ये आपकी 354 नंबर धारा से संबंधित है। और इसमें फ्रेंड्स जो आपके जज थे वो दीपक मिश्रा थे। कौन थे? दीपक मिश्रा। जगनीश कुमार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 354 में संशोधन किया और इसमें 4 धारा तथा 5 भाग को जोड़ा गया। फ्रेंड्स बिल्कुल ध्यान से देखना, जो मैं आपको धारा दिखा रहा हूँ 100% क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर एक पेपर में एक क्वेश्चन। तो धारा है 375। कितनी है? 75। 75 क्या है? बलात्कार की परिभाषा। क्या है? बलात्कार की परिभाषा। फिर धारा है 376। धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार की न्यूनतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, न्यूनतम, और अधिकतम क्या है? फांसी का प्रावधान। उसके बाद फ्रेंड्स 376A। 376A में कहा गया है
सहमति बिना सहमति के डरा धमकाकर बलात्कार करना जिससे वह अचेत अवस्था में आ जाए। इसे किसमें कहा गया है? 376 ए में। उसके बाद फ्रेंड्स 376 ए यानी एक्सेप्ट, ये आप समझ सकते हो, एक्सेप्ट यानी सहमत या बिना सहमत, ये आप याद रख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स 376 बी से बीबी यानी अपनी वाइफ के साथ बिना सहमति के अलगाव के बाद संभोग करना अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए आपके 376 बी में प्रावधान है और सजा है 7 साल की। उसके बाद फ्रेंड्स 376 सी का मतलब संरक्षण प्राप्त यानी अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म, इसमें सजा है 20 साल की। उसके बाद फ्रेंड्स 376 डी, यहाँ पे आपको डी को पढ़ना है जी। कल ही सवाल पूछा गया है जी यानी ग्रुप, किसमें? ग्रुप में, यानी सामूहिक रूप से जब बलात्कार का मामला होता है तो धारा लगती है 376 डी और इसमें सजा होती है आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड की। उसके बाद फ्रेंड्स 376 ई का मतलब है एक बार दुष्कर्म करने के बाद अगेन, ई से ए लगा देना, ए मतलब अगेन एंड अगेन, यानी 376 ई में कहा गया है एक बार दुष्कर्म करने के बाद दोबारा दुष्कर्म करना, इसकी सजा है मृत्युदंड। उसके बाद फ्रेंड्स कल के बी पार्ट में पूछा गया क्वेश्चन 376 डी ए, इसमें 16 वर्ष से कम महिला सामूहिक बलात्कार का मामला आता है और 376 डी बी का मतलब है 12 वर्ष से कम महिला के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला। बी में ध्यान रखना 12 है, बी में ब आता है, 12 में ब आता है और ए में 16 वर्ष है। उसके बाद फ्रेंड्स धारा 377 में 2 है ना, 7 इसका मतलब समलैंगिकता यानी एक समान लैंगिकता अपराध नहीं है, ये किस में कहा गया है? 377 में। उसके बाद फ्रेंड्स धारा 302 के अंतर्गत आपकी मृत्यु की सजा का प्रावधान है यानी मृत्युदंड का। 305 में 18 वर्ष से कम आयु के बालक आत्महत्या का प्रयास करते हैं तो उसे 7 साल की सजा का प्रावधान है और 306 में 18 वर्ष से अधिक आत्महत्या का प्रयास करते हैं तो 10 साल की सजा है। उसके बाद 307 में कहा गया है किसी व्यक्ति पर हत्या के इरादे से किया गया आपराधिक हमला, किसमें? 307 में, याद रखना। उसके बाद फ्रेंड्स 292, इसमें कहा गया है कोई व्यक्ति अश्लीलता से संबंधित व्यापार नहीं कर सकता, अगर ऐसा करता है तो सजा 7 साल की होगी। फिर 293 में आपके अश्लील व्यापार से संबंधित है, सजा है 10 साल की। उसके बाद 294, इसमें सार्वजनिक मंच पर अश्लील गाने गाना तो सजा है 10 साल की। उसके बाद फ्रेंड्स अगला यहाँ पर धारा है 493, कितना है? 493, किसी महिला विधिवत विश्वास दिए बिना विवाह हो गया है परंतु उसका विवाह नहीं हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में सजा होगी 10 साल की। उसके बाद 494 यानी 2 बार 4 आ रहा है तो दूसरी बार शादी करना, सजा है 7 साल की। उसके बाद 496, 1 2 6 हो जाना, 6 का मतलब अपन भागना ही कहते हैं तो भगाकर विवाह करना, सजा होगी 7 साल की। उसके बाद 497, इसमें आपकी किसी महिला के पति की सहमति के बिना संभोग करना, सजा है 7 साल की। उसके बाद 498, किसी को बहला फुसलाकर विवाह के लिए अपहरण कर लेना, सजा है 3 साल की। उसके बाद 495, किसी महिला के द्वारा पहली शादी का निस्तारण नहीं हुआ और उससे छुपकर दूसरी शादी करना, सजा है 10 साल की। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है PCPNDT, प्री कंसेप्शन और प्री नेशनल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, इसका आपके नाम कर दिया गया है 14 फरवरी 2003 से गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान। क्या है? गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान। याद रखना 1994, क्या है? 1994, लागू हुआ 1 जनवरी 1996। बस इतना सा याद रख लेना, आपका काम बन जाएगा। बस ये याद रखना 2003 में नाम चेंज हुआ, 1994 में ये अधिनियम आया और 1996 में इसको लागू किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट धारा 372 क्या कहती है? वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना, वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना। कल की पारी में पूछा गया, 10 साल की सज़ा होती है और साथ में जुर्माना भी। उसके बाद 373 है तो मतलब खरीदना, 372 है तो मतलब बेचना,
373 खरीदना और इसके लिए भी सजा 10 साल की। उसके बाद फ्रेंड्स बाल श्रम एवं निषेध संशोधन अधिनियम कब आया? 2016 में। इतना ही याद रखना है, 2016 में, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानव तस्करी बिल कब आया? 2018 में। इतना ही याद रखना है, 18 जुलाई 2018 को लोकसभा और 26 जुलाई 2018 को सदन में पारित हुआ। मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम 2018 याद रख लेना। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 में आया। कब आया? 1986 में। उसके बाद फ्रेंड्स बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम कब आया? 1976 में। कब आया? 1976 में। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया? 2006 में। और लागू कब हुआ? तो 1 नवंबर 2007 को। कब हुआ? 1 नवंबर 2007 को, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पोक्सो एक्ट से संबंधित हर क्वेश्चन में पूछा गया है। यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम क्या कहलाता है? पोक्सो एक्ट। और इसको लागू किया गया था 14 नवंबर 2012 को। कब किया गया था? 14 नवंबर 2012। उसके बाद फ्रेंड्स अगला सवाल, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, तो ये आपके एक्ट आया था 2013 में, लागू हुआ था 9 दिसंबर 2013 को। उसके बाद फ्रेंड्स अगला किशोर न्याय अधिनियम 2015 में। डायरेक्टली आपको याद रखना है किशोर न्याय अधिनियम 2015, ठीक है। और 15 जनवरी 2016 को इसको लागू किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स घरेलू हिंसा व सुरक्षा अधिनियम, घर में अपन लड़ाई कद हुई? तो 2005 में। घरेलू हिंसा व सुरक्षा अधिनियम 2005 में, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपके यहाँ पर अगला अधिनियम है गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971। कब है? 1971। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 में। लागू कब हुआ? 1972 में। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दहेज निषेध अधिनियम। दहेज डाई जो कदनी लेवणो 1961 में। कब? 1961 में दहेज निषेध अधिनियम आया था। और इसकी आपकी धाराएं पूछी गई हैं, बिल्कुल सीधी सी पूछी गई हैं। तो 1 नंबर में तो है प्रस्तावना, और दूसरे में है दहेज की परिभाषा, तीसरे में है दहेज लेना व देना अपराध, चौथी धारा में है दहेज की मांग करना। उसके बाद फ्रेंड्स अगली धारा है धारा 4A, इसमें है आपके दहेज से संबंधित विज्ञापन पर रोक। और उसके बाद धारा 6, इसमें है दहेज पर पत्नी का हक। और उसके बाद धारा 8, इसमें है दहेज संज्ञेय अपराध। और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन में गैर जमानती जमानती पूछ ले तो सीधा 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 गैर जमानती ही करना है, कभी भी ऐसे मामले में जमानत नहीं होती है। अगला फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आपके महिलाओं से संबंधित पोर्टल, तो आपको फ़ोन किस पर करना है भाई? तो फ़ोन करना है 181, 112, 191, 190। ये 4 अंक दिमाग में बिठा लेना। और इससे संबंधित पोर्टल है विकल्प, हिम्मत, नारी, चिल्ला, बी सेफ, स्मार्ट 24x7। और उसके बाद बाल अपराध के लिए टोल फ्री नंबर तो 1098। कितना है? 1098। उसके बाद फ्रेंड्स राष्ट्रीय महिला आयोग लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1992 को। उसके बाद राज्य महिला आयोग कब लागू हुआ? 30 जनवरी 1999 को। उसके बाद फ्रेंड्स आज के पेपर में क्वेश्चन आएगा राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री, तो इसका सही उत्तर होगा आपकी ममता भूपेश। क्या होगा? ममता भूपेश। याद रखना, आप केंद्र और राज्य दोनों की कैबिनेट मंत्री की पूरी लिस्ट पढ़ लेना। सीधा सा गूगल पर सर्च करना, सादा नहीं 12 नाम में 3 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे सीधे से। उसके बाद फ्रेंड्स किशोर न्याय अधिनियम यानी 18 साल वाला वास्ते न्याय कद आया? तो 2015 में। कब आया था? 2015 में। उसके बाद फ्रेंड्स बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 में आया। कब आया? 1986 में। बहुत ज़्यादा एक्ट फिर से मैं बता दूं, पोक्सो एक्ट से संबंधित क्वेश्चन आएगा 14 नवंबर 2012 ही करना है। 14 नवंबर 2012 ही करना है, यानी नवंबर तो चल रहा है, 2012 याद रख लेना। पोक्सो एक्ट क्या कहता है? तो 18 वर्ष से कम का व्यक्ति बालक है या फिर नाबालिग हैं, ये पोक्सो एक्ट 2012 कहता है। उसके बाद फ्रेंड्स सती
अधिनियम, तो ये आया था आपके 1987 में। कब आया? 1987 में। उसके बाद फ्रेंड्स RTE 2009 तो आपको याद ही है, शिक्षा का अधिकार। और उसके बाद 14 वर्ष बालक की उम्र, आपको ये भी याद रखना है, ये भी पूछा गया है। उसके बाद फ्रेंड्स पॉलिटी से एक क्वेश्चन हर एक पेपर में आ रहा है, जो कि आपके लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें। तो मैं सभी की नहीं बताऊंगा, सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश की, लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31, विधानसभा में 403। ठीक है। और उसके बाद अपने को याद रखनी है राजस्थान की। राजस्थान में है आपके लोकसभा की 25, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200। ये दो चीज़ें आप याद रख लेना, आपका काम बन जाएगा। और उसके बाद सबसे कम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और इससे पहले आपको यहाँ पर रखना है याद, सिक्किम 1-1-32। कितना याद रखना है? 1-1-32। दिल्ली 7-3-70। इसी से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ज़्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी है। सबसे अधिक राजस्थान और सबसे कम, इन तीन चीज़ों को आपको याद रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स राजस्थान जियोग्राफी में आपके अरावली से संबंधित क्वेश्चंस उठा रहा है, तो इससे संबंधित अपन चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। मिट्टी से संबंधित क्वेश्चंस उठा रहा है, तो आप यहाँ पे राजस्थान का मैप देख सकते हैं और मृदा को देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे याद होता है तो आप लिख लीजिएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स सीधा मैं टॉपिक पे चलता हूँ, जिससे आपको 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपके वन्य जीव अभ्यारण्य। तो अब सुनते जाना, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापना? 1955-56। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा, केवला देवी गना पक्षी विहार अभ्यारण्य भरतपुर, स्थापना 1955-56। उसके बाद फ्रेंड्स कल की डेट में पूछा गया, मुकुंदरा हिल्स पार्क, स्थापना 1956। और दर्जा आपके दिया गया था 2012 में। ये कल की डेट का उत्तर था। और ये आपके जनवरी 2013 में यहाँ तीसरी परियोजना प्रारंभ की गई थी। उसके बाद सरिस्का आते ही 1955-56 अलवर याद आना चाहिए। उसके बाद सरिस्का ए, ये भी अलवर। उसके बाद राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये जैसलमेर बाड़मेर। उसके बाद आपके गजनेर का वन्य जीव अभ्यारण्य, ये बीकानेर। 2016 में इसको राज्य का तीसरा जैविक पार्क का दर्जा दिया गया। उसके बाद तालछापर चूरू। उसके बाद फ्रेंड्स अगला, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का संयुक्त। उसके बाद जवाहर सागर कोटा शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य 12, दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कोटा झालावाड़, 4 बार क्वेश्चन पूछ लिया है। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कोटा झालावाड़, रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य बूंदी, भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य उदयपुर, जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य उदयपुर, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उदयपुर। कल की क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ध्यान रखना इन सबको। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य पाली राजसमंद उदयपुर, रावली टाटगढ़ अजमेर पाली राजसमंद, केला वन्यजीव अभ्यारण्य करौली, बंद बारंग वन्यजीव अभ्यारण्य भरतपुर, नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर। राजस्थान में आखेट निषेध क्षेत्र कितने हैं? तो आपके टोटल यहाँ पे 8 हैं। जोधपुर में आपके यहाँ पर टोटल 7 आखेट निषेध क्षेत्र हैं, याद रखना। उसके बाद फ्रेंड्स वन मंडल कितने हैं? तो 13 हैं। जोधपुर वन मंडल सबसे बड़ा, सिरोही वन मंडल सबसे छोटा। उसके बाद फ्रेंड्स एक टॉपिक है जनसंख्या पॉपुलेशन 2011। अब ध्यान से सुनना, जो भी बता रहा हूँ वही आएगा। पहली चीज, जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है और जनगणना संघ सूची का विषय है। जनसंख्या का प्रारंभ 1 अप्रैल से राष्ट्रपति से होता है और अंत 28 फरवरी भिखारियों से होता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी जनसंख्या बार बार की नहीं पूछी जा रही है, फिर भी आप ध्यान रखना। सबसे पहले 1872 में, उसके बाद 1881, उसके बाद 1921, उसके बाद 1931, उसके बाद 1971, उसके बाद 1981 और ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट 2011 किस कर्म की है? 15वें कर्म की है। कब प्रकाशित हुई? 30 अप्रैल 2013 को। अब ध्यान देना, कुल जनसंख्या कितनी है? 6,85,48,437। ये क्वेश्चन पूछा गया। वृद्धि दर तो 21.3%। जनसंख्या घनत्व तो 200 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। फिर लिंग अनुपात 928 प्रति 1000 पुरुष, कितना? और शिशु लिंग अनुपात 888 प्रति 1000 पुरुष। उसके बाद शिशु जनसंख्या प्रतिशत तो 15.6%। उसके बाद नगरीयता तो 24.9%। उसके बाद साक्षरता
तो कुल जनसंख्या की कुल 66.1, पुरुष 79.2, महिला 52.1। उसके बाद ST तो ये आपके 13.6%, SC 17.8%। सर्वाधिक जनसंख्या तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। न्यूनतम जनसंख्या तो जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले तो जब 2, जयपुर, भरतपुर, दौसा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। 100% क्वेश्चन आएगा। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर तो सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है? कोटा की। हेंगवला पडनाड़ा कुणे कोटाड़ा 76.6%। न्यूनतम साक्षरता दर जालोर की 54.9%। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, अपने दूसरे नाम याद ही नहीं रखने, कोटा और जालोर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता तो 86.99% झुंझुनू। न्यूनतम पुरुष साक्षरता तो 2 जिले प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, दोनों की करीब 69.5% है। हेंगों हल्ली महिला कट्टे पड़े तो कोटा में 65.9% और हेंगों कम महिला कट्टे पड़े तो जालोर में 37.58%। कितना? 37.58%। उसके बाद 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर तो जयपुर। उसके बाद 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले तो जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर। उसके बाद फ्रेंड्स कल की सेकेंड शिफ्ट में ST और SC से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, तो आप चाहें तो इस डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, और उसके बाद SC से संबंधित ये डाटा आप पढ़ सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है कंप्यूटर। ध्यान देना, 4 बिट 1 निबल के बराबर होता है, 8 बिट 2 निबल के बराबर होता है। अब सवाल क्या पूछता है बेटा, हमारा 2 GB दे देता है और पूछता है बाइट्स में बताओ। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, हमेशा 1024 से गुणा करते जाना। 1024 से गुणा किया, किस में आ गया? MB से, MB में, GB से छोटा MB, फिर MB से KB में करेंगे, फिर से 1024 से गुणा किया, फिर KB से किस में करेंगे? बाइट में। किस में करेंगे? बाइट में। तो फिर से आपको यहाँ पर 1024 से गुणा करना है, क्योंकि आपके 1024 बाइट 1 KB होता है, फिर 1024 KB 1 MB होता है, 1024 MB 1 GB होता है, 1024 GB 1 TB होता है। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये डाटा आपको याद होना चाहिए किसी भी हालत में। उसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा जाता है मेमोरी से संबंधित। मेमोरी में आप याद रखना कि हार्ड डिस्क सबसे ज़्यादा, उसके बाद ब्लू रे, उसके बाद DVD और उसके बाद CD की औकात होती है। अब मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की। पहली मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी, इसमें कौन आता है? तो रैम और रोम आता है। कौन आता है? रैम और रोम। और रैम से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें उसका उत्तर होगा कि भाई इसकी जो मेमोरी होती है ना, वो आपके मिट जाती है। जैसे ही आप डिवाइस को बंद करोगे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, यानी वो मिट जाती हैं। रोम आपके स्थायी मेमोरी होती हैं। ये दोनों किसके उदाहरण हैं? रैम रोम। तो ये प्राइमरी मेमोरी के यानी प्राथमिकी मेमोरी के उदाहरण हैं। उसके बाद फ्रेंड्स सेकेंडरी जो मेमोरी होती हैं वो होती हैं आपके हार्ड डिस्क या फिर फ्लॉपी डिस्क। ये सारी की सारी आपकी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। और ध्यान रखना, सेकेंडरी मेमोरी हमेशा स्थायी होती है, रैम एकमात्र अस्थायी होती है। आपका काम बन जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हार्डवेयर जिनको अपन छू सकते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, कैबिनेट, माउस, जो भी अपन हाथ लगा सकते हैं वो सब क्या है? हार्डवेयर। उसके बाद सॉफ्टवेयर जिसको अपन देख सकते हैं पर हाथ नहीं लगा सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? विंडोज़ 98, विंडोज़ 95, विंडोज़ ME, विंडोज़ XP, विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, ये सारे के सारे आपके सॉफ्टवेयर हैं। ध्यान रखना, संबंधित सवाल पूछा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम से हर पेपर में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जरा संभल के ही फिलअप करना। उसके बाद फ्रेंड्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब भाई MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, टैली, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद एक सवाल पक्का आएगा, किसी भाई को पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट ले ले इस डिस्प्ले का। यहाँ पे मैंने आपको MS वर्ड 2010 से संबंधित शॉर्ट की सारी दे रखी हैं। ये भी आपके MS वर्ड से संबंधित सारी की सारी शॉर्ट की हैं। वीडियो की क्वालिटी अच्छी कर लेना, स्क्रीनशॉट अच्छा आ जाएगा, 5 मिनट लगेंगे, पढ़ लेना। उसके बाद शॉर्ट कीज़ हैं आपके MS एक्सेल की, इतनी सी हैं।
अब यहाँ पे तो मैं आपको बता दूं, सेल को एंटर करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर, वर्कशीट को इंसर्ट करना है तो शिफ्ट F11 आ रखा है सवाल, फिर सम करना है तो ALT प्लस इक्वल, फिर फिल्टर करना है तो कंट्रोल शिफ्ट L करेंगे, फिर टेबल को ओपन करना है तो कंट्रोल T करेंगे, फिर न्यू कमेंट करना है तो शिफ्ट F2 करेंगे, और इंसर्ट फंक्शन करना है तो शिफ्ट F3 करेंगे। ये एकदम बढ़िया MS पावर पॉइंट। न्यू स्लाइड ओपन करनी है, कंट्रोल M करेंगे, N कभी नहीं करेंगे, M करेंगे। स्लाइड शो स्टार्ट करना है, F5 करेंगे। स्लाइड शो करंट स्लाइड करनी है तो शिफ्ट F5 करेंगे, और डुप्लीकेट स्लाइड करनी है तो कंट्रोल प्लस D करेंगे। कोई इच्छुक व्यक्ति पढ़ना चाहता है तो शॉर्टकट की इंटरनेट की पढ़ सकता है भाई। समय के अभाव के कारण मैं यहाँ पर आपको नहीं बता पाऊँगा, बाकी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ये सारी की सारी आपके फुल फॉर्म में संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जाता है। URL पूछा गया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, CC कार्बन कॉपी होता है। तो ये सब याद रखना। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब CPU में आपको थोड़ा सा बता दूं कि भाई CPU 3 प्रकार से काम करता है। एक तो आपके कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसका फुल फॉर्म। दूसरा आपके ये अर्थमेटिक और लॉजिकल काम करता है, ठीक है ना, ALU की भांति। फिर MU की भांति ये काम करता है, और फिर ये UE की भांति काम करता है, यानी यूनिट UC की भांति काम करता है, यूनिट कंट्रोल। 3 ही काम इसके होते हैं। उसके बाद ये आपके फुल फॉर्म दे रखे हैं, कोई भाई पढ़ना चाहता है, रैम रोम सारी की सारी फुल फॉर्म इस पेज पे मैंने आपको दी है। पढ़ना चाहते हैं तो भाई स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको पढ़ सकते हैं। यदि आपका पेपर अगली पारी में है तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद भाई ये पीछे जो GOV लिखा आता है उसका मतलब government.edu यानी education.mil यानी military.net यानी network.com यानी कॉमर्शियल और .org यानी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और अपन ये जो ऑनलाइन बेचते हैं खरीदते हैं ये आपकी कॉमर्शियल के अंतर्गत आता है। अब देखो भाई, इनपुट डिवाइस से संबंधित 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं। कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, ATM, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्टाइल्स, स्कैनर, BCR, MICR, OCR, OMR, डिजिटल कैमरा, वॉइस रिकॉग्निशन, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर आते हैं। प्रिंटर में आपके इम्पैक्ट प्रिंटर बार बार पूछा जा रहा है, गूगल पे इम्पैक्ट प्रिंटर एग्जाम्पल्स देख लेना। इससे संबंधित सवाल पूछा जाएगा कि कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन सा नहीं है। और उसके बाद आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो ये आपके लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये सारे के सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। 3 ही उदाहरणें ध्यान रखना, इंकजेट, उसके बाद लेज़र, उसके बाद डॉट मैट्रिक्स और उसके बाद थर्मल। 4 उदाहरणें रट लेना, ठीक है ना। इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है, तो फैक्स मशीन, मल्टीफंक्शनल, MFD, उसके बाद इंटरनेट टेलीफोन, उसके बाद मोडेम। ये कल सवाल पूछा गया था कि मोडेम का काम क्या होता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में पढ़ सकते हैं। ये सारी की सारी जनरेशन्स का विवरण इस पेज पर आपको दे रखा है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। और ये डाटा है आपके ईमेल से संबंधित, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, अपने जो रीजनिंग में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, वो आपके एक तो जल प्रतिबिंब से संबंधित पूछे जा रहे हैं। तो जब भी जल प्रतिबिंब का सवाल आए ना, जैसे भाई V आ गया तो हमेशा उल्टा हो जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। यदि आपके दर्पण प्रतिबिंब का आ गया, जैसे मान लीजिए B आ गया, तो B में आपके लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह से आकृति बन जाएगी। ये आप ध्यान रखना, कोई भी सवाल आए छोड़ना मत। उसके बाद पेपर में अगर अल्फ़ाबेट का आपको नंबर नहीं पता है तो नीचे ABCD लिख के ऊपर नंबर लिख लेना। कम से कम 10 सवाल इससे आपके हो जाएंगे रीजनिंग के, ठीक है ना।
और जो आकृति में आपके प्रश्न चिन्ह के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। ज़्यादा लगा लोगे तो गलत हो जाएगा, थोड़ा सा लगाओगे सही हो जाएगा। मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो आपको प्लस माइनस का पूछ रहा है या फिर गुणा करके आगे की संख्याएं दे रहा है, तो ज़्यादा दिमाग लगाना मत। उसके बाद एक 3-4 सवाल आ रहे हैं कि भाई आपको जब भी बाएं कहे ना, तो आप अपना बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड देखना, उसमें आपको आप है ना अंगुली और अंगूठों को मिलाना, बी की आकृति बनेगी ऐसी। यानी जब भी बायां जाने को कहे तो आप उत्तर की ओर जाने के बाद बायां जाता है तो बायां इस तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। अब यहाँ पे यू टर्न लेता है तो यू टर्न ऐसे लेगा, तो इसका आपको खास ख्याल रखना है। और एक बात और, मेरी बात, रिलेशन वगैरह से जो भी क्वेश्चंस आते हैं 100% करने हैं। और मैं आपको बता दूं भाई, राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 के पेपर में अगर पास होना है तो ध्यान रखना कि सबसे पहले पेपर लेते ही पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रखी है और इस वीडियो को देखा है तो आप 1 घंटे 10 या 15 मिनट में पूरे के पूरे पेपर को खा जाओगे। सीधी सी बात है। उसके बाद OMR सीट भर लेना, पर इतनी भी बेवकूफ़ी मत करना कि 1.5 घंटे तक पेपर लेकर बैठे रहो और उसके बाद 30 मिनट में आंसर की भरो, क्योंकि गोले भरने में भी भाई टाइम लगता है। तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी मेरे दृष्टिकोण में पहले आप पेपर उठाओ और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। 1 घंटे में लगभग पूरा पेपर आप खा जाते हो। बाकी किसी भाई या बहन के पास अधिक समय है तो मेरा उनसे कहना है GUI, इसको आप ज़रूर पढ़ें। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ज़रूर पढ़ें। उसके बाद मोबाइल में अपनी क्रोम, ओपेरा, मोज़िला, ये जो सारे के सारे हैं सॉफ्टवेयर, इनको भी आप एक बार ज़रूर पढ़ें। इनसे भी संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर का सवाल करते समय थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज़्यादा दिमाग लगाना मत। एकदम सिंपल सा सवाल आता है, बस थोड़ा सा गलती। कल की डेट में सवाल आया स्थानांतरण, अब सवाल में दे रखा है और नीचे दे रखा है FTP। भाई सीधी सी बात है, ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरण, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये उत्तर इसका होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कंप्यूटर के सारे सवाल हो जाएंगे। रीजनिंग का एक भी नहीं छोड़ना है। करंट वालों को कहना कि भाई थोड़ा वेट कीजिए, अगर मौका मिलता है तो करना, बाकी फेंका फेंकी करना मत। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। बाकी फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम ही टाइम है। तो बिल्कुल आपकी हर एक डाउट को मैं यहाँ पर जवाब दूंगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ फ्रेंड्स, आज की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का आंसर की का वीडियो बहुत ही जल्द इसी चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।